Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. This first news that you are seeing this picture which you are seeing here, ये है अराकू वैली की। देखिए, जब भी कोई जगह आपको न्यूज़ में दिखाई देती है, कोई इमेज आपको न्यूज़ में दिखाई देती है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप इसको समझ लें। जब हम अराकू वैली की बात करते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये एक हिल स्टेशन है जो कि अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट डे अगर हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। लगभग विशाखापट्टनम से 111 किलोमीटर की दूरी पर ये है। कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए, ये लोकेटेड है इंडिया के ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाती हैं, स्पेशली दी अराकू ट्राइब्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी अराकू वैली, वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अनंतगिरी और सुनकारी मेत्ता रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि अराकू वैली का एरिया है, बहुत ही बढ़िया बायोडाइवर्सिटी एरिया बनाते हैं और एक बहुत बड़ी माइन बना देते हैं ये किसके लिए? बॉक्साइट्स के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए, इसी के साथ एक और एडिशनल फैक्ट याद रख लीजिए प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो कि प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अराकू बलून फेस्टिवल, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जिसे ऑर्गेनाइज कराती है आंध्र प्रदेश टूरिज़्म। ये जो इवेंट है, इसका जो मेन एम होता है, ये शोकास करना होता है अराकू वैली के लिए, जो कि अपने पैनोरामिक व्यूज़ के लिए जानी जाती है, ईस्टर्न घाट्स के लिए। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए जानी जाती है, ठीक है। 5 ऐसे क्षेत्र हैं कॉफ़ी के जिनको जीआई टैग मिला है, उसमें से एक आपका देखने मिलता है अराकू वैली। ये जो फेस्टिवल है आप देखेंगे, इट विल लिट अप दी स्काई थ्रू, जितने भी बलून्स हैं उन्हें यहाँ पर आसमान में छोड़ा जाता है। लगभग 3 दिन का एक बहुत अच्छा फेस्टिवल चलता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बलून फेस्टिवल या अराकू बलून फेस्टिवल कहाँ पर कंडक्ट होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट वन शुड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि वैलीज़ क्या होती हैं। देखिए, वैलीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल और नैरो रिल्स होती हैं जो प्रोग्रेसिवली डेवलप होती जाती हैं इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज, ठीक है। बहुत लंबी ऐसी घाटियों जैसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जब ये गलीज और गहरी होती जाती हैं और वाइड होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं, तो ग्रेजुअली एक बहुत ही स्टीप नैरो एरिया आपको देखने मिल जाता है, जिसे हम वैली या हिंदी में घाटी भी बोलते हैं। अब देखिए, इनका जिस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस तरीके का फॉर्मेशन होता है, उसके हिसाब से इन्हें नाम दे दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे वी शेप वैलीज भी होती हैं, गॉर्जेस भी आपको देखने मिलेंगे, कैनियंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जिनके नाम मैं यहाँ बोल रही हूँ, लाइक अराकू वैली जो आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने मिलेगी, बारक वैली जो असम में आपको देखने मिलेगी, लाइक नर्मदा रिवर वैली जो आपको मध्य प्रदेश में देखने मिलेगी, चंबा वैली आपको हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगी। ऐसे ही इम्फाल वैली भी अभी न्यूज़ में है, जो कि मणिपुर का पार्ट बनाती है, ठीक है। सो दीज आर द वैलीज जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो रही है आज की डेट में। आप देखेंगे तो एक हैशटैग चल रहा है पूरे मीडिया में, दैट मणिपुर इज़ बर्निंग। मणिपुर में आप देखेंगे बहुत ही सिचुएशन वर्स हो चुकी है, शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, लोग मास लेवल पर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आखिर ये इशू है क्या। चलिए इस आर्टिकल से हम समझ लेते हैं। अब देखिए, मणिपुर में हुआ क्या, लगभग 10 साल पुराना एक रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन क्या था? देखिए, यहाँ पर एक बहुत पुराना रिकमेंडेशन था कि जो यहाँ की एक ट्राइब है, अगर आप देखेंगे मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन यहाँ पर पास किया, एक डायरेक्शन यहाँ पर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो 10 साल पुराना जो ओल्ड रिकमेंडेशन है टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू द नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी, ठीक है। ये पहले आप याद रखेंगे क्योंकि यही ट्राइब है जिसकी पीछे आप देखेंगे जो इतना पूरा इशू है ये हमें देखने मिल रहा है। सो मैत्री जो कम्युनिटी है, जो आज की डेट में प्रेजेंट
अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी में ये आपको देखने मिलेगी, ये एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है और इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो बाकी की सब ट्राइब्स हैं या बाकी की दूसरी ट्राइब हैं उनके बीच में एक डिस्ट्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। अगर हम मणिपुर के एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो मणिपुर के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप मणिपुर को अगर देखेंगे तो यहाँ का जो इम्फाल वैली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कंप्राइज करता है लगभग 10% ऑफ मणिपुर लैंड मास, जो कि डोमिनेट किया जा रहा है इस नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी के द्वारा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो स्टेट लगभग 64% जो पॉपुलेशन है स्टेट की वो यहाँ पर निवास कर रही है और ये 40 ऑफ द स्टेट 60s MLAs आर फ्रॉम हेयर फ्रॉम पर्टिकुलर दिस प्लेस अलोन। अब आप समझ रहे हैं इनका प्रपोर्शन, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो इनको शेड्यूल ट्राइब में डालने का दर्जा जब दिए जाने की बात हुई तो लोगों के बीच में एक डिस्ट्रेस आ गया कि नहीं, नीड ही नहीं है। आप देखिए इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, देन वाई देयर इज़ अ नीड कि आप इस कम्युनिटी को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। तो थोड़ा सा मैती कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, फिर समझेंगे इस वायलेंस को डिटेल में। चलिए, अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, ये आपको इम्फाल वैली में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आज की डेट का जो मॉडर्न मणिपुर है, अगर हम साइजेबल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये आपको असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के क्षेत्र में भी देखने मिलेंगे। ये आपको नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे म्यांमार और बांग्लादेश में भी मिलेंगे। जो मैती एथनिक ग्रुप है ये लगभग मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 53%, मतलब मोर देन 50% इनके पास है। ये इंटरमैरी नहीं करते। अगर आप इनकी बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करें तो राइस कल्टीवेशन पर ये डिपेंडेंट है। मेजॉरिटी इनकी हिंदुज़म को फॉलो करती है, लेकिन लगभग 8% आपको मुस्लिम, कुछ परसेंट क्रिश्चियंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैती पीपल कौन से हैं? इन्हीं को मणिपुर पीपल भी बोला जाता है, जो प्री डोमिनेंट लेवल पर मणिपुर स्टेट को यहाँ पर कवर करते हैं। ये मैती लैंग्वेज बोलते हैं और यही जो मैती लैंग्वेज है ये मणिपुर की स्टेट लैंग्वेज भी कही जाती है, ठीक है। इंडिया में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से आप एक देखेंगे तो एक लैंग्वेज आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। मैती कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर वन फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ याओशांग फेस्टिवल। ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल जिसे सेलिब्रेट किया जाता है मैती लोगों के द्वारा। कब सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल होली के टाइम पर, ठीक है। इसी को मणिपुर वर्जन ऑफ होली भी बोला जाता है। ये 5 दिन चलने वाला एक बहुत लंबा फेस्टिवल होता है जहाँ पर छोटे छोटे हट्स बनाए जाते हैं बैम्बूज से पहले दिन पर, और जो हाईलाइट होती है ट्राइब की, यहीं पर फोक डांसेस वगैरह करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल ऑल्सो मार्क्स द रिजुविनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड कॉमेमोरेट्स द बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। सो यांगशोंग फेस्टिवल, ओके। चलिए, अब देखिए इस इशू को समझने के लिए एक और कंडीशन आपको जानना ज़रूरी है कि मैती कम्युनिटी की जब आप बात करेंगे तो हमें आर्टिकल 371C को भी यहाँ पर समझना होगा। 371C की अगर हम बात करें तो हम समझेंगे स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। अगर आप मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर वॉज नॉट द पार्ट, not Manipur, I'm so sorry. When we are talking about Article 371, it was not the part of the Constitution of India in 1950s. इसको insert किया गया था by the Constitution 27th, okay, 27th Constitutional Amendment Act 1971 के द्वारा इसको यहाँ पर लाया गया था with the following the formation of the new states like Manipur, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 371C कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द मणिपुर। पहला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स of that assembly elected from the hills area of that particular state. Next, for the modification to be made in the rules of business of the government,
the modification in the rules of procedures of the legislative assembly of the state, and for any special responsibility of the governor in order to secure the proper functioning of such committee. So basically it protects the tribal area, restrict people outside from the valley from buying and acquiring land in this hill district. अब मैती कम्युनिटी का डिमांड यहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिटी ने आर्ग्यू किया कि दे हैड बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द मणिपुर बिफोर इट मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949, बट दे लॉस्ट देयर टैग व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 को ड्राफ्ट किया गया, उन्होंने बोला उसके बाद हमें इस टैग से बाहर निकाल दिया गया। और इनका क्लेम है कि उनको एसटी की लिस्ट से जैसे ही बाहर निकाला, सो कहीं ना कहीं जो इनकी एथनिसिटी है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो स्टेट की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल वैली जो अकाउंट करता है लगभग 10% लैंड मास मणिपुर का, वो इसी मैती कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लगभग 54% से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है और इनका मानना ये है कि भाई हमारी एथनिसिटी को हमें यहाँ पर सिक्योर करना है। अब आप देखिए ये इतना डिवास्टेटिंग प्रोटेस्ट आखिर कर क्यों रहे हैं लोग। देखिए जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरी एसटी कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर की, उनका बोलना ये है कि आप इनका प्रपोर्शन देख लीजिए। पहली बात तो मैक्सिमम आपको जो लगभग 64 में से 40 जो एमएलएज मिलेंगे वो आपको इसी कम्युनिटी के देखने मिलेंगे। बड़ी बड़ी जॉब्स पर भी यही लोग बैठे हुए हैं और इसकी वजह से जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनकी जॉब जा चुकी है। अगर इन्हें एसटी का दर्जा भी आप दे देंगे तो जो जॉब्स हैं जो सिक्योर की गई हैं एसटी कम्युनिटीज़ के लिए वो भी यहाँ पर चली जाएंगी, बिकॉज दे विल कम एंड दे विल ग्रैब दी सीट्स ऑल्सो। ओके, तो इसकी वजह से जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब हम क्योंकि मणिपुर की बात करते हैं तो हमें रेसलर्स की भी बात यहाँ पर करनी होती है। एवरीवन इज़ ट्वीटिंग अबाउट द मणिपुर इशू, तो आपको भी अवेयर होना चाहिए विथ फ्यू ऑफ द फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये बोल रहा है एक्स प्राउड बॉयज़ के बारे में। तो आपको क्या पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, हमें जानना है कि आखिर प्राउड बॉयज़ क्या है। देखिए इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, इंटरनेशनल रिलेशन में और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कई बार यूज़ किया जाता है। आपको याद होगा कनाडा ने अनाउंस किया था कि जो यूएस की ये राइट बेस्ड ग्रुप है प्राउड बॉयज़, इसको एक टेररिस्ट कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है जो यहाँ पे फॉलो करता है अमेरिकन आइडियोलॉजी को और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म में जो इन्वॉल्व रहता है, तो इनका बोलना है कि हम इसको क्या कर देंगे, अब पूरी तरीके से टेरर डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अब देखिए इसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो ये एक ऑल मेल न्यू फैसिस्ट ग्रुप है जिसको फाउंड किया गया था 2016 में बाय वाइस मीडिया को फाउंडर एंड कैनेडियन ब्रिटिश राइट विंग एक्टिविस्ट गेविन मैकलिन। ठीक है, ये प्राउड बॉयज़ आर नोन फॉर देयर एंटी मुस्लिम एंड मिसोजिनिस्ट रेथोरिक। ये ग्रुप ऑल्सो नोन फॉर देयर एंटी ट्रांसजेंडर, एंटी इमिग्रेशन एंड एंटी सेमेटिक व्यूज़। अब आप समझ रहे होंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेंबर होते हैं दे यूजुअली डन अ फिक्स यूनिफॉर्म ऑफ रेड मेक्स अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा एक ये ड्रेस पहने होते हैं। ये यूजुअली कैप लगाए होते हैं जो आपको अभी इस फोटो में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यही इनकी ड्रेस का कलर होता है ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का। सो ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन हो तो उसमें भी ये अपना पार्टिसिपेशन दिखाते रहते हैं और येलो ब्लैक कलर की ड्रेस, येलो ब्लैक कलर की पोलो शर्ट्स ये पहनकर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये प्राउड बॉयज़ जो टर्म है ये आपको न्यूज़ में कई बार देखने के लिए मिल जाएगा, तो याद रखेंगे कि इनका संबंध किससे है। इसको एक टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर बोल दिया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए अडानी पोर्ट्स ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो अपना इन्वेस्टमेंट था म्यांमार पोर्ट में उसको यहाँ से आउट कर लिया है, मतलब ये इससे बाहर निकल गए हैं। दिस नेक्स्ट न्यूज़,
इज़ समवेयर मेकिंग अस थिंक अबाउट कि इंडिया जब बात करता है कि वो एक नई उड़ान भरेगा, हम उड़ान स्कीम्स की यहाँ पर बात करते हैं, उड़े देश का आम नागरिक की हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया पिछले कई सालों से इंडियन एविएशन सेक्टर में फ़्लाइट्स लगातार यहाँ पर फेल होती जा रही हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? गो एयरलाइंस, जो कि गो फर्स्ट के नाम से भी जाना जा रहा था, उन्होंने फाइल किया है वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, ठीक है, नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल के सामने, जिसके साथ ही ये यहाँ से पूरी तरीके से आपको हो सकता है अब ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाए। दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कोई इंडियन एयरलाइन इस तरीके से स्ट्रगल कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। इनके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का, बहुत सारे लोग हैं आप देखेंगे जो अपनी जॉब्स यहाँ पर सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं, बट वो कितनी सिक्योर हो पाएगी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट एनीवन इज़ डिमांडिंग सच राइट्स। इसके पहले किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज के साथ भी सेम कंडीशन हुई थी। अब क्या ये सिचुएशन पहली बार हुई है? जी नहीं, ऐसी कोई कंडीशन पहली बार नहीं हुई। 90s की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन हमने देखी थी जब दामनिया एयरवेज यहाँ से बस्ट आउट हो गया था। देन देयर वॉज NEPC एयरलाइंस जो इसी तरीके से शट हुआ। देन दी एयर डेक्कन विच वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट, जिसे कैप्टन गोपीनाथ ने यहाँ पर शुरू किया था, एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट माना जाता था सस्ती और चीप फ्लाइट्स के लिए। देन एयर सहारा, पैरामाउंट, किंगफिशर, जेट एयरवेज, ऐसी बहुत सारी एविएशन कंपनीज आप देखेंगे जो पूरी तरीके से स्टार्ट होके शट हो गए। सो ऐसी क्या कंडीशन है जहाँ पर ये सारी के सारे जो इंडियन एयरलाइंस हैं, ये जो ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक किस रीज़न पे है जो यहाँ पर इसको ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं। सो राइटर का यहाँ पर बोलना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इस पपेट्स के रूप में आपको जो एक कंपनी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है, एक अथॉरिटी जो काम करती हुई दिखाई देती है, विच इज़ DGCA, विच इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पर एक रेगुलेटरी जो कंडीशन है, एक रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर सबसे बड़े नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर नज़र हमें आता है। अब देखिए, एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत बड़ा टर्न ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए सब लोग यहाँ पर आंख बंद कर लेते हैं, जो कि है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ एयरलाइन। आप देखिए, एकदम से अचानक से एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे इनके फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ता है, जो वर्कर्स हैं उनकी कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं रह जाती, उनको देने के लिए तक यहाँ पर पैसे नहीं रह जाते। सो दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लगभग 30 सालों से हमने ऐसी सिचुएशन देखी है कि बहुत सारी एयरलाइंस यहाँ पर आ गई और यहाँ पर जा चुकी हैं। तो क्या इसको हम एक वार्निंग सिग्नल की तरह ले सकते हैं? येस, दिस इज़ दी वार्निंग सिग्नल। क्यों? क्योंकि इंडिया जहाँ एक तरफ बात कर रहा है उड़ान स्कीम की, मैंने आपको बताया, और आज की डेट में देखिए आपको एविएशन सेक्टर को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है? आप टूरिज़्म को कैसे बढ़ाएंगे? ओके, अगर टूरिज़्म नहीं होगा, इंडिया में ट्रैवल नहीं हो पाएगा, इस तरीके से फ्लाइट्स आके बार बार ख़त्म हो जाएंगी, तो दैट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। एक कंसर्न हो जाएगा लोगों के बीच में। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी यहाँ पर ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू पे बैक दी पीपल। वहीं पैसेंजर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो भी यहाँ पे बीच में फंस जाते हैं कहीं पर। नाउ व्हाट दे वुड डू? तो जो किसको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? देखिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, DGCA की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शायद उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रूप में देखना ज़रूरी है। एविएशन सेक्टर को एक ग्रोथ सेक्टर के रूप में देखना ज़रूरी होगा, तभी जाके इससे यहाँ पर बाहर निकला जा सकता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो आज की डेट में एविएशन सेक्टर फेस कर रहा है। तभी अगर इनको एक साथ यहाँ पर सम अप किया जाएगा तभी इससे बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
जहाँ पर बात की जा रही है सीसीटीवी कैमरास के बारे में। देखिए, सीसीटीवी कैमरास का जो कवरेज है आप पिछले 1-2 सालों में देख रहे होंगे, वो बढ़ता जा रहा है। लगातार आप देखेंगे तो आपको हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने आता है। ये आपको देखिए, इस तरीके के जो टॉपिक हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं है आप पूरा इनको पढ़ें, बट हाँ, एक जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आ जाता है और आप इस पे सोच कर अपने तरीके से एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरास को जब लगाया जाता है तो बात की जाती है कि हम लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम क्राइम्स को कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एट ऑन दी अदर हैंड एक कंसर्न बहुत बड़ा सामने आता है कि क्या कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो लोगों की प्राइवेसी है, जो लोगों का पर्सनल स्पेस है, कहीं उनको तो टारगेट नहीं कर रहे हैं? क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप को तो यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा है? सो दिस इज समथिंग जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बनकर हमारे सामने आ जाता है कि क्या कोई मास लेवल पर तो ऐसा नहीं है, या टारगेटेड ऐसा ग्रुप तो नहीं है जिसके लिए सिर्फ यहाँ पर जिस पर नज़र रखी जा रही है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और ऐसा कोई काम यहाँ पर किया जा रहा है तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो ये एक जो कंसर्न है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या जो कैमराज हैं वो हमें क्राइम्स को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, एक तरफ पे तो जो एविडेंसेस हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हमें अगर कोई क्राइम घटित होता है, जैसे रिसेंटली भी बहुत सारे हुए थे जहाँ पे एटीएम को लूटा गया है, ऐसी कोई इंसिडेंट्स, तो हम इमीडिएटली एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में इस पर एक डिसीजन ले लेते हैं। बट वहीं पर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ भी की गई हैं यूके और दूसरी जगह पर, जहाँ पे देखा गया है कि क्राइम्स का सीसीटीवी कैमरा के रिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट द CCTV if they claim that these camera will increase the women's safety, then why the crimes against women are not going down yet? So this is also that one of the situation. अब इसी तरीके से कैग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पर उन्होंने बताया कि नहीं, पुलिस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जो दिल्ली में कैमराज लगे हुए हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 55 से 68% जो कैमराज हैं दे आर वर्किंग। सो डू यू एक्चुअली थिंक कि इस तरीके की जो कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं उससे कोई प्रॉब्लम होगी? तो देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन में ये मदद कर देते हैं। प्राइवेसी का यहाँ पर ब्रीच एक तरीके से आप मान सकते हैं, बट जब हम बात करेंगे क्राइम्स को डाउन करने के लिए तो हाँ, शायद हम बोल सकते हैं कि क्राइम्स को डाउन करने में मदद कर रहे हैं। कहीं पर रॉबरी हो जाती है, कोई क्राइम होता है, तो हमें सीसीटीवी कैमरास की फुटेज की मदद से एक प्लान आउट मिल जाता है कि कितने टाइम पर क्राइम हुआ था, कहाँ पर इसकी पोजीशनिंग होगी, या कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सेस बिल्कुल है। जब आप डेटा की बात करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली होता है। तो वापस इन सारे पॉइंट से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें निकल कर आता है कि जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है तो ये पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब आप बात करेंगे प्राइवेसी की। सो दिस इज समथिंग एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यस, एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ पर ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड जो क्राइम्स है उनसे डील करने में हेल्प तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है वो भी हमें यहाँ पर हैम्पर होती हुई नज़र आ रही है। चलिए, तो आज इतने ही आर्टिकल थे आपके लिए समझने के लिए। बहुत तो ज़्यादा कोई खास आर्टिकल्स हमारे सामने है नहीं, बट आई हैव मेक श्योर कि आपको आज जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप यहाँ पर समझ लें, ताकि जो आपका रेगुलर एक डे टू डे प्रैक्टिस आप न्यूज़पेपर की करते हैं वो यहाँ पर मिस नहीं हो। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.